हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का सिविल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे और मैं आशुतोष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन चीज के बारे में जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, हैप्पी बर्थडे आरबीआई। आरबीआई का जन्मदिन है। जी हाँ बच्चों, आरबीआई का फाउंडेशनल डे मनाया गया 1 अप्रैल को और इसीलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि हैप्पी बर्थडे भी है इसका। ठीक है, आरबीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ और उसके बाद जब ऑपरेशन करना शुरू की तो वो 1 अप्रैल 1935 से ये ऑपरेशन शुरू की थी, तो इसीलिए 1 अप्रैल को फाउंडेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरे आरबीआई के बारे में जानेंगे। ये आरबीआई का आपको वीडियो बिल्डिंग है जो आपको मुंबई में देखने को मिलता है। जब आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई को डिफाइन करने का सबसे बेहतरीन शब्दावली यही प्रयोग होता है कि आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक। हर कंट्री या फिर हर इकोनॉमी के लिए एक सेंट्रल बैंक की जरूरत होती है, तो इंडिया के सेंट्रल बैंक के रूप में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। और ये सिर्फ एक सेंट्रल बैंक ही नहीं, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। और रेगुलेटरी बॉडी किस किस चीजों का, तो सबसे पहले इंडिया के जितनी भी बैंकिंग सिस्टम है उस इंडियन बैंकिंग सिस्टम को ये रेगुलेट करती है, एज वेल एज इंडियन करेंसी को रेगुलेट करती है। तो इंडिया सेंट्रल बैंक एज वेल एज रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंडियन बैंकिंग सिस्टम एज वेल एज इंडियन करेंसी। तो इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा कि आरबीआई जो है ये इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ये ओन किया जाता है। ओन किया जाता है, ये क्यों ओन किया जाता है? क्योंकि इसको नेशनलाइज किया गया था। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद जानेंगे, ठीक है ना। जनरल इंट्रोडक्शन के बाद जब आरबीआई की हिस्ट्री को जानेंगे तब उसके बारे में जानेंगे। आरबीआई एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इकोनॉमी में, सेंट्रल बैंक की तरह, हर सेंट्रल बैंक की तरह। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी में, साथ ही साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, साथ ही साथ करेंसी के फ्लक्चुएशन को, करेंसी फ्लक्चुएशन कहने का मतलब क्या है कि जब आप देखते हैं कि एक करेंसी के दूसरे करेंसी के साथ जो रेशियो देखा जाता है उसमें, जैसे कि इंडिया का रुपी और यूएस का डॉलर का जब कंपैरिजन किया जाता है तो $1 बराबर कितना रुपया होगा, तो इसमें जो फ्लक्चुएशन आते हैं, बढ़ते और घटते हैं, उसको कंट्रोल करता है या फिर मैनेज करता है। और साथ ही साथ ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम को तो रेगुलेट करता ही करता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। जब आरबीआई नहीं बना था तब इंडिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था और इस इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण से डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने एक किताब लिखा जिस किताब का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। नाम याद रखना बुक का, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी बुक है। और इस बुक के लिखने वाले कौन है? तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब हैं। इन्होंने अपने बुक में अपने इकोनॉमिक्स के ऊपर जो नॉलेज है, डेप्थ में नॉलेज है, उसको उसमें उन्होंने डाला। ठीक है ना। तो इसको देखिए, उनका जो इकोनॉमिक इंसाइट था और जनरली मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए और करेंसी रेगुलेशन के लिए ना, ये जो इंसाइट था, इस इंसाइट को कंसीडर किया गया हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। क्या है ये हिल्टन यंग कमीशन? तो देखो, एक कमीशन बनाई गई थी जिसके आधार पर आरबीआई का गठन किया गया। आरबीआई के फॉर्मेशन से पहले एक कमीशन बनाई गई थी और जिसके जो चेयरमैन थे वो हिल्टन यंग थे, सर हिल्टन यंग थे। इसीलिए इस कमीशन को कहा जाता है हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है ना। इस हिल्टन यंग कमीशन ने डॉक्टर अंबेडकर साहब के इंसाइट्स को पढ़ा और पढ़ने के बाद इंडिया के जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या किया कि इसीलिए सुझाव दिया कि एक सेंट्रल बैंक का निर्माण करना चाहिए या फिर एक सेंट्रल बैंक बनाना चाहिए। इसीलिए कहा भी जाता है कि आरबीआई जो बना या फिर स्टैब्लिश किया गया वो किसके रिकमेंडेशन पे बना? तो हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना, जो 1926 में गठित की गई थी, स्टैब्लिश की गई थी। ये कमीशन जो 1926 में स्टैब्लिश की गई थी, इसने रिकमेंडेशन दिया। ठीक है, और इस रिकमेंडेशन के तहत इंडिया में एक एक्ट बनाई गई, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, और इस एक्ट के तहत आरबीआई का गठन किया गया और आरबीआई इंडिया में ऑपरेशनलाइज हुई 1 अप्रैल 1935 से। 1 अप्रैल 1935 से, इस बात को याद रखिएगा। यही लिखता भी है कि इट कमेंस इट्स ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 1935 इन अकॉर्डेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और जिस समय आरबीआई ऑपरेशनलाइज हुआ तो उस समय आरबीआई का हेडक्वार्टर था ना, वो कोलकाता में था। इस बात को याद रखिएगा। मतलब कि द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज इन कोलकाता। ठीक है, लेकिन बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया और शिफ्ट करके इसे मुंबई ले गया गया, जो अभी करंट भी मुंबई में है। और ये कब शिफ्ट किया गया था? तो इसका डेट, ये ईयर भी याद रखिएगा कि 1937 में मुंबई इसको शिफ्ट कर दिया गया था, इसके हेडक्वार्टर को। ठीक है, जब आरबीआई का गठन किया गया तो इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम है सर ऑप्सन स्मिथ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल पॉइंट्स है जो आपको याद रखना होगा। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो आरबीआई के बनने वाले थे उनका नाम था सी डी देशमुख। ठीक है, तो ये दोनों फैक्चुअल पॉइंट्स है, आपको याद रखना। ठीक है ना। ये
आपको याद रखने हैं। जिस समय आरबीआई का गठन हुआ या फिर एस्टैब्लिश किया गया, उस समय आरबीआई एक कैसी कंपनी थी? एक कंपनी थी जो प्राइवेट कंपनी कह सकते हो या फिर शेयर होल्डर कंपनी कह सकते हो। जी हां, इस समय ये जो बैंक खुला था ये एक तरह का शेयर होल्डर बैंक हुआ करता था, लेकिन इसको बाद में क्या किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनलाइज किया गया। ठीक है, तो देखो लिखता है कि आरबीआई वाज प्राइवेटली ओन्ड इंस्टीट्यूशन, हाउएवर नेशनलाइज इन 1949 अंडर रिजर्व बैंक ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट ऑफ 1948। ठीक है ना, फिर से एक अधिनियम के तहत इसको क्या कर लिया गया, गवर्नमेंट की तरह से नेशनलाइज कर लिया गया। और फाइनली नेशनलाइजेशन के बाद जो आरबीआई ऑपरेट करती है वो 1 जनवरी 1949 से एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर एज ए स्टेट ओन्ड ऑफ इंटिटी। और स्टेट ओन्ड इंटिटी जो है ना, यही मैंने बोला था कि वहां पे बताऊंगा कि यहां पे लिखता है क्या कि ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। 1949 से जब ये नेशनलाइज कर दिया गया और ये स्टेट ओन्ड इंटिटी बन गई, तब जाके इंडिया में ये एक सेंट्रल बैंक के रूप में काम करना शुरू किया। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए, अगर बात करें कि इंडिया के हेडक्वार्टर को हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग कुछ रीजनल ऑफिसेज या फिर कह सकते हो जोनल ऑफिस जान लो, या फिर जोन के अनुसार इनके कुछ सेंटर्स बने हैं। जैसे कि वेस्टर्न जोन में देखोगे तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, ईस्टर्न जोन में देखोगे तो कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है, नॉर्दर्न जोन में जानोगे तो न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, और साउदर्न में चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है। तो ये 4 जोनल ऑफिस या फिर जोनल बोर्ड्स हैं आरबीआई के। और इसके अलावा अलग अलग सिटीज में, इंपॉर्टेंट सिटीज में आरबीआई के ब्रांचेज भी खुले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको बिहार में पटना में आरबीआई पटना आपको मिल जाएगा, गांधी मैदान में। ठीक है ना, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, आरबीआई गवर्न कैसे होता है, तो एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा गवर्न किया जाता है। और इसमें कौन कौन होते हैं, तो इसमें होते हैं सबसे पहले तो आरबीआई के गवर्नर, जो कि आरबीआई के हेड या फिर चीफ कह सकते हो। उनके साथ 4 अदर डिप्टी गवर्नर हुआ करते हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स एंड की ऑफिसर्स होते हैं। इन सब को मिला के 21 मेंबर की बॉडी बनाई जाती है, और जो पूरे आरबीआई को क्या करता है, गवर्न करता है। ठीक है, जब बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई करता क्या है, तो ये फॉर्मुलेट्स करता है, इंप्लीमेंट्स करता है और मॉनिटर करता है। किस किस चीजों को ये 3 काम करता है, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटर्स। इंडियन मॉनिटरी पॉलिसी, भारत की आर्थिक नीति को, मॉनिटरी पॉलिसी को, ठीक है ना। साथ ही साथ ये वेरियस टूल्स का यूज करता है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे कॉमनली रेपो रेट को, ठीक है ना। साथ ही साथ रिवर्स रेपो रेट को, उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो इस पिछले महीने में काफी ज्यादा चर्चे में थी, ओएमओज, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और इन सब के तहत वो क्या करती है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है। और इन सबको कहा ही जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी टूल्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एज वेल एज OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है ना, इन सबको क्या कहा जाता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट टूल्स या फिर फैसिलिटी कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आरबीआई क्या करती है, कुछ पैरामीटर सेट करती है। सॉरी, आरबीआई पैरामीटर सेट्स करती है बैंक्स के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है ना। और ये पैरामीटर्स के विथिन ही सारे इंस्टीट्यूशंस को काम करना होता है। आरबीआई इशू करता है, एक्सचेंज करता है, एज वेल एज डिस्ट्रॉय करता है करेंसी नोट्स को। ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज याद रखिएगा कि करेंसी नोट्स इशू किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। एक्सचेंज किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। और जब किसी नोट्स को डिस्ट्रॉय करना होता है तो भी आरबीआई के द्वारा की जाती है। जैसे कि हम लोग का पता है आप लोगों को कि 500 और 2000 के नोट जब क्या हुए थे, डिमोनेटाइज हुआ था, तो ये आरबीआई का ही रोल था, आरबीआई का ही फंक्शन था। ठीक है, लेकिन रिसेंटली आरबीआई ने डिजिटल करेंसी, जिसको सुनते हो, या फिर डिजिटल रूपी, उसको भी क्या किया है, लॉन्च किया है। और उसका नाम दिया गया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC। और ये पायलट प्रोजेक्ट है, अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है, लेकिन अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरबीआई के द्वारा लॉन्च कर चुका है होलसेल मार्केट में एज वेल एज रिटेल मार्केट में। साथ ही साथ आरबीआई क्या करती है, तो आरबीआई का ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, वन ऑफ द
इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से एक है कि आरबीआई मैनेज करती है फेमा को। फेमा क्या है बच्चे? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में पेमेंट की बात करते हैं, उस समय फेमा एग्जीक्यूट होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और इसके तहत ये क्या फैसिलिटेट करती है? एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स को। ठीक है ना, इस बात को भी याद रखिएगा। आरबीआई इंट्रोड्यूस करता है एज वेल एज अपग्रेड करता है किस चीज को? तो पेमेंट सिस्टम को। कौन से पेमेंट सिस्टम को? रिटेल पेमेंट सिस्टम को, जो हम लोग करते हैं। ठीक है ना, इसको भी आरबीआई क्या करती है? टाइम टू टाइम अपग्रेड्स करते रहती है। साथ ही साथ आरबीआई बहुत सारे प्रमोशनल फंक्शंस करती है। कौन कौन से प्रमोशनल फंक्शंस करती है? तो इसमें याद रखिएगा कि गरीबी हटाने के लिए पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स वगैरह, ठीक है ना, रूरल क्रेडिट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य भी करती है, ताकि इंडिया के जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिविटी है या फिर इंडिया का जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है अचीव करने का, उसको पूरा किया जा सके। तो आरबीआई का इंडियन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में भी एक रोल प्ले किया जाता है। आरबीआई जो आप लोग सुनते रहते हैं हमेशा कि इसको कहा जाता है इट इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये सरकार का बैंक होता है। जैसे हम लोग के लिए ये जो कॉमर्शियल बैंक है जिसमें हम लोग अपना अकाउंट खुलाते हैं, उसी तरीके से जो आरबीआई है ये गवर्नमेंट की बैंक की तरह काम करती है। इट फंक्शंस एज द बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। ये करता क्या है? ये सेंट्रल और स्टेट्स बैंक्स को क्या करता है? भैया पैसा देगा, बैंक है तो और करेगा क्या? तो वही बात है, इट परफॉर्म्स मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। साथ ही साथ ये गवर्नमेंट के साथ साथ ये बैंकर्स के लिए भी, बैंक्स के लिए भी बैंकर्स की तरह काम करता है। इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज बैंकर्स बैंक। ठीक है ना, इट इज बैंकर्स बैंक इसको कहा जाता है, बैंकर टू द बैंक्स। और जब जब हमारे देश में ये जो रिटेल बैंक्स होते हैं या फिर कॉमर्शियल बैंक्स हैं, इन सबको पैसे की जरूरत होती है, तो ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं आरबीआई के पास। तो आरबीआई मेंटेन्स द बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ ऑल द शेड्यूल्ड बैंक्स। इस बात को भी याद रखिएगा। एज वेल एज इट एक्ट्स एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मतलब कि जब बैंक्स को कहीं और से पैसा नहीं मिलता है पब्लिक से, डोमेस्टिक लेवल पे, तब वो कहाँ जाती है? सीधे आरबीआई के पास जाती है। ठीक है ना, उनको लिक्विडिटी की जब भी जरूरत होती है तब। आरबीआई सालाना या फिर कह सकते हो टाइम टू टाइम कुछ पब्लिकेशंस डालती है, और वो पब्लिकेशन क्या करता है? एक वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए, इकोनॉमिक ट्रेंड्स के लिए। साथ ही साथ ये पब्लिक को और साथ ही साथ पॉलिसी मेकर्स को क्या बताता है? ये बताता है कि भैया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है या नहीं है, इकोनॉमिक का कंडीशन क्या है, और साथ ही साथ किस तरह का मॉनेटरी पॉलिसी अभी यूज किया जाए ताकि आगे चल के हमारी इकोनॉमिक और अच्छी हो सके। और आपको पता है कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एक कमिटी भी बनाई गई है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इसके बारे में फिर कभी सेपरेट वीडियो में मैं बताऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में। ठीक है, बढ़िया। तो ये सब थे अपने आरबीआई के बारे में। जब आरबीआई के बारे में पढ़ लेते हैं तो एक चीज बताइएगा आप कि आरबीआई इंडिया का किस तरह का काम करता है? आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक की तरह काम करता है। आरबीआई इज इंडियाज सेंट्रल बैंक। लेकिन जब आरबीआई इंडिया के सेंट्रल बैंक की तरह कार्य कर रहा था, उसी समय ये दो और कंट्री के लिए सेंट्रल बैंक की तरह कार्य कर रही थी। एक तो आपको पता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के भी सेंट्रल बैंक की तरह रोल प्ले कर चुकी है। ठीक है ना, और ये कर चुकी है। साथ ही साथ एक और कंट्री है जिसके लिए ये कर चुकी है, और वो कंट्री है बर्मा, जिसको अभी हम लोग किस नाम से जानते हैं? म्यांमार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? म्यांमार के नाम से जानते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइएगा कि इंडिया किस साल तक, मतलब कि किस साल इसने बर्मा के सेंट्रल बैंक के रूप में काम करना छोड़ दिया, या फिर लास्टली कब तक इंडिया के आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा की तरह एक्ट कर रहा था। ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। आरबीआई एक्ट्स एज द सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा अप टू विच ईयर? ये आप लोगों के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गुड बाय। अगले क्लास में फिर से मिलेंगे।